कटनी का निवाड़ी रेलवे स्टेशन से कुछ दूर सुबह 6 बजे का वक्त था। गांव के ग्वाले गाय चराने निकले थे। अचानक उनकी नजर एक लाश पर पड़ी जिसके टुकड़े टुकड़े हो गए थे। सलवार सूट का कपड़ा देखकर यह पता लगाया जा सकता था कि लाश किसी युवती की थी जिसने ट्रेन के सामने आकर आत्महत्या कर ली है। ग्वाले घबराहट में स्टेशन मास्टर के पास पहुंचे। पुलिस को खबर दी गई। पूरे निवाड़ी गांव में खबर फैल चुकी थी। विभा ने रेलवे लाइन में ट्रेन के सामने आकर आत्महत्या कर ली है, जिसकी गुमशुदा होने की रिपोर्ट घर वालों ने रात 10 बजे दर्ज करवाई थी। घर वालों के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था, लेकिन बेबसी के मारे वह करते भी तो क्या, विभा के जीवन की लीला समाप्त हो चुकी थी। टुकड़ों में लाशों को एकत्रित कर घर वालों ने विभा का दाह संस्कार किया। पुलिस वालों ने घर और मोहल्ले वालों से जानकारी ली, जिसमें शक की सुइयां पड़ोसी रंजीत पर थीं, जो 1 हफ्ते से घर नहीं आया था। पुलिस को विभा के पिता ने बताया, पिछले 1 साल से विभा और रंजीत का प्रेम प्रसंग चल रहा था। रंजीत गांव का ही लड़का है, कटनी की मार्बल कंपनी में काम करता है। वह दूसरी जाति का था और सबसे बड़ी बात यह थी कि उसका चरित्र ठीक नहीं था। गांव की एक और लड़की उसके जाल में फंसी थी, जिसे बाद में धोखा मिला। लोक लाज के डर से उसके पिता ने लड़की की शादी जल्दी करवा दी। पुलिस वालों के सामने रंजीत के घर वालों ने विभा पर आरोप लगाए और बताया, विभा रंजीत के प्यार में पागल थी। उसकी वजह से 2 परिवारों के बीच बहुत से घरेलू विवाद हुए थे। पंचायत के फैसले के बाद रंजीत ने गांव छोड़कर मार्बल कंपनी में नौकरी कर ली, लेकिन विभा की जिद ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। वह घर वालों से लड़ झगड़ कर कटनी चली जाती और रंजीत को मानसिक रूप से बहुत परेशान कर दी। रंजीत ने पुलिस इंस्पेक्टर देवराज से बोला, सर, दुनिया में यदि प्यार करना गुनाह है तो मैं सजा के लिए तैयार हूं। मैं और विभा एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, शादी करना चाहते थे। यह प्रस्ताव मैंने विभा के घर भी पहुंचाया, लेकिन उसके पिता ने गांव की पंचायत बैठा ली, जिसकी वजह से मुझे गांव छोड़ना पड़ा। पंचायत का फैसला था, यदि मैं और विभा विवाह करते हैं तो दोनों के परिवार का हुक्का पानी बंद हो जाएगा। गांव वाले दोनों के परिवार का बहिष्कार कर देंगे। दोनों के परिवार के हित में मुझे यह फैसला लेना पड़ा, लेकिन विभा नहीं मानी। घर पर रोज का विवाद करने लगी। बहुत उसने मेरे कटनी के ठिकाने का पता ढूंढ लिया था। बार वो सुबह ट्रेन पकड़कर मेरे कमरे आ जाती। मेरा जीना मुश्किल करके रख दिया था। इंस्पेक्टर देवराज ने बोला, रंजीत, तुमने मानसिक रूप से परेशान होकर विभा की हत्या कर दी, ट्रेन के सामने फेंक दिया उसको। रंजीत बोला, नहीं सर, मैं विभा से सच्चा प्यार करता था। उसके बिना जीना आसान नहीं था मेरे लिए। मैंने तो जीवन भर विवाह न करने का फैसला किया था। इंस्पेक्टर रंजीत ने बोला, तुम्हारी रास लीलाओं की खबरें मुझे गांव में पता चल चुकी है। कितनी लड़कियों से तुम्हारे प्रेम प्रसंग थे, जिसमें से विभा भी एक थी? रंजीत बोला, सर, मैं मानता हूं जवानी के जोश में इंसान से गलतियां होती हैं। मेरे संबंध एक और से जुड़े हुए थे, लेकिन विभा से मैं शादी करना चाहता था। आप जिस तरह से सोच रहे हैं वह पूरी तरह गलत है। देवराज ने बोला, जब विभा के साथ यह घटना हुई उस समय तुम कहां थे? रंजीत ने बोला, सर, मेरे कमरे के सामने आशीष रहता है, जिसका जन्मदिन था। रात के 1 बजे तक हम लोग पार्टी करते रहे। मैंने थोड़ी शराब ज्यादा पी ली थी, तो नशे की वजह से मैं आशीष के कमरे में ही सो गया था। इंस्पेक्टर देवराज ने बोला, बुलाकर लाओ आशीष को। रंजीत ने सामने वाले कमरे से देवराज को बुलाकर लाया। इंस्पेक्टर देवराज ने बोला, आशीष, जो भी बात हो सच सच बताना। रंजीत के कमरे में कितनी लड़कियां आती थीं और तुम्हारे जन्मदिन वाले दिन विभा की लाश रेलवे ट्रैक पर मिली है? जो भी हो सच बताना। झूठ से बातें पुलिस की लाठी करती है। आशीष बोला, सर, मेरे जन्मदिन के समय आशीष पूरे समय मेरे साथ था और इस कमरे में सिर्फ विभा आती थी, जिसकी लड़ाई अक्सर आशीष से होती थी। कभी मुझे भी जाकर विभा को समझाना पड़ता था, लेकिन रंजीत विभा की जिद बन चुका था। कई बार विभा ने आत्महत्या की धमकी तक दी है। आशीष ने मेरे सामने विभा के पैर तक पड़े हैं। आप इसका दोष गांव के लोगों को दे सकते हैं। इंस्पेक्टर देवराज ने बोला, दोषी कौन है कौन नहीं, जांच अभी जारी है, और जब तक जांच पूरी नहीं होती, पुलिस का पूरा सहयोग करना नहीं तो मेरा रिकॉर्ड थाने से निकलवा लेना, पूरी जानकारी मिल जाएगी। इंस्पेक्टर देवराज चले गए। रात्रि 2 बजे का समय था। आशीष अपने कमरे में सो रहा था। तभी अचानक ऊपर का पंखा जमीन पर गिर गया। आशीष घबरा कर उठा। दिल की धड़कनें तेज हो गई। आशीष की किस्मत अच्छी थी
कि पंखा उसके बगल में गिरा था, नहीं तो आशीष के साथ एक बड़ा हादसा हो जाता। घबराया आशीष तुरंत पानी की बोतल उठाकर पानी पीने लगा कि अचानक कमरे में जल रही ट्यूबलाइट फूट गई। सारे कमरे में अंधेरा छा गया था। अंधेरे कमरे में आशीष के कानों में आवाज गूंज रही थी, झूठ बोलना पाप है। आशीष बहुत डर गया था। हिम्मत करके उसने मोबाइल की टार्च चालू की कि अचानक सामने विभा का सर दिखाई दिया, जो उसकी तरफ बढ़ रहा था। आशीष जोर से चिल्लाया और मोबाइल फेंकते हुए दरवाजे की ओर बढ़ा। पीछे से आवाजें तेज थीं, झूठ बोलना पाप है। आशीष दरवाजा खोलकर जोर जोर से सामने रंजीत के कमरे का दरवाजा जोर से खटखटाने लगा। रंजीत ने दरवाजा खोला। आशीष रंजीत से लिपट गया। उसके मुख से शब्द नहीं निकल रहे थे। आशीष डर की वजह से थर थर कांप रहा था। रंजीत आशीष को अंदर लेकर गया और बोला, क्या हुआ तुझे? आशीष डरते हुए स्वर में बोला, मैंने विभा को देखा, उसकी आवाज सुनी, वह बोल रही थी, झूठ बोलना पाप है। दोस्ती के लिए मैं अपनी जान से नहीं खेलूंगा। अभी इंस्पेक्टर को जाकर पूरी सच्चाई बता दूंगा। आशीष विभा का साया देखकर बहुत घबराया हुआ था। इंस्पेक्टर देवराज को सारी सच्चाई बताने को तैयार था। रंजीत ने बोला, तुम पागल हो गए हो आशीष, शॉर्ट सर्किट से ऐसा कुछ हुआ होगा और तुम्हारे दिमाग में विभा की मौत का ख्याल था, इसलिए तुमको वो दिख रही है। मरने के बाद इंसान मिट्टी बन जाता है। कल तुम डॉक्टर के पास चले जाओ। रंजीत सारी बातें आशीष से करता रहता है। तभी रंजीत के कमरे की ट्यूबलाइट फूटने की जोरदार आवाज आती है। सारे कमरे में अंधेरा छा जाता है। आशीष जोर से चिल्लाता है, विभा आ गई है। आशीष जोर से चिल्लाता रहता है, देखो विभा, मैंने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा। तुम्हारी हत्या हुई या आत्महत्या मुझे नहीं पता, मुझे माफ कर दो। रंजीत बोलता है, चुप हो जाओ, खंभे में खराबी है, शॉर्ट सर्किट हो रहा है। अंधेरे कमरे में विभा की आवाज गूंजती है, रंजीत चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें लेने आई हूं। आवाज सुनकर रंजीत के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। शरीर से ठंडा पसीना निकलने लगता है। अंधेरे में कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा था। रंजीत कपकपाते हुए टेबल के पास पहुंचता है, मोबाइल उठाकर टॉर्च शुरू करता है और दरवाजे की ओर बढ़ता है। आशीष चुपचाप एक कोने में बैठा हुआ था। एकदम से रंजीत के हाथों से मोबाइल छूट जाता है। विभा रंजीत के बिल्कुल सामने खड़ी थी। रंजीत के मुख से आवाज नहीं निकल रही थी। विभा के प्रेत आत्मा का सिर्फ सर था, आंखें रक्त से लाल, सर से खून बह रहा था जो पूरे चेहरे पर रच गया था। खून से सना हुआ सर आगे की ओर बढ़ रहा था। रंजीत के कदम पीछे की ओर जा रहे थे। विभा ने बोला, रंजीत साथ नहीं चलोगे? रंजीत की दिल की धड़कनें बहुत तेज थीं। वो घुटने पर आ गया, जोर से चिल्लाने लगा, मुझे माफ कर दो, मैं अपने सारे गुनाह कबूल करता हूं, मुझे जान से मत मारो, छोड़ दो। कुछ ही देर में दरवाजा अपने आप खुल गया। विभा गायब थी। रंजीत जोर से चिल्लाया, आशीष भाग। कोने में लाश की तरह पड़ा हुआ आशीष तुरंत बाहर की तरफ भागा। दोनों जैसे ही बाहर निकले दौड़ने लगे। उन्हें पता भी नहीं था वह किस दिशा की ओर जा रहे हैं। दौड़ते हुए आशीष ने पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि विभा का सर दोनों को घूरते हुए आगे बढ़ रहा है। आशीष गिर गया। अब आशीष से भागा भी नहीं जा रहा था। पीछे से भयानक आवाज आ रही थी, उठो आशीष, अभी और भागना है। आशीष लेकिन नहीं उठ पाया। आशीष बेहोश हो चुका था। रंजीत भागते हुए बस स्टैंड पहुंच चुका था, जहां चाय वाले जाग रहे थे और कुछ चहल पहल थी। रंजीत दौड़ते हुए चाय वालों के पास पहुंचा। उसकी सांसें फूल रही थीं, शरीर कांप रहा था। जैसे ही लोगों को रंजीत ने देखा, हकलाती और घबराती जुबान में बोला, मुझे बचा लो, वो मार डालेगी, मुझे मेरे दोस्त को मार दिया होगा, उसने अभी तक कोई पुलिस को फोन कर दो, मुझे बचा लो। सभी पूछ रहे थे, क्या हुआ है तुम्हारे साथ? रंजीत ने बस एक ही रट लगाई हुई थी, कोई पुलिस को फोन कर दो, नहीं तो वो मुझे मार डालेगी। कुछ लोगों ने आशीष को बैठाल कर पुलिस को फोन कर दिया। पुलिस की जीप आई। जैसे ही वर्दी वाला एक थानेदार जीप से उतरा, रंजीत ने उसके पैर पकड़ लिए और बोला, साहब मैं खूनी हूं, इंस्पेक्टर देवराज को फोन लगाओ, निवारी और मुझे जेल में डाल दो। थानेदार बोला, तुम कौन हो, किसका खून किया है? रंजीत ने धरती पर जोर जोर से हाथ पीटना शुरू कर दिया और रोने चिल्लाने लगा और बोला, कोई मेरी इंस्पेक्टर देवराज से बात करवा दो। रंजीत की गंभीर हालत को देखकर थानेदार ने निवारी चौकी में फोन लगाया और वहां से इंस्पेक्टर देवराज का नंबर लिया। रात का वक्त था। थानेदार ने फोन लगाया। इंस्पेक्टर देवराज ने नींद से जागते हुए फोन उठाया।
थानेदार ने फोन रंजीत को दिया। रंजीत ने जैसे ही इंस्पेक्टर की आवाज सुनी, वो बोला, साहब मैंने विभा की हत्या की है, मुझे डाल दो, नहीं तो वो मुझे मार डालेगी। इंस्पेक्टर देवराज हैरान थे। जो इंसान सुबह तक सज्जन बन रहा था, वह हत्या कैसे कबूल कर रहा है। थानेदार ने रंजीत के हाथों से मोबाइल लिया। इंस्पेक्टर देवराज ने बोला, इसको थाने लेकर जाओ, मैं निवारी से टीम के साथ निकल रहा हूं। रंजीत की बातें सुनकर इंस्पेक्टर देवराज निवारी से कटनी की ओर निकलने के तैयार हो गए। दरोगा ने पुलिस की जीप में रंजीत को पीछे बैठाया। साथ में 2 सिपाही और बैठे, आगे दरोगा साहब और ड्राइवर थे। गाड़ी थाने की ओर बढ़ रही थी। तभी रंजीत को आवाज सुनाई दी, मेरे साथ चलो रंजीत। रंजीत ने देखा जीप के पीछे विभा का सर भी आगे बढ़ रहा है। रंजीत जोर से चिल्लाने लगा, मुझे बचा लो साहब, वो मेरे पीछे है, मार डालेगी मुझे। सिपाहियों ने कसकर रंजीत को पकड़ लिया। रंजीत जोरों से चिल्ला रहा था, मुझे कोई बचा लो साहब, मैं मरना नहीं चाहता। उसके शांत नहीं होने पर सिपाहियों ने थप्पड़ बरसाने शुरू कर दिए, घूंसे मारने लगे, पर रंजीत शांत नहीं हो रहा था। दरोगा ने बोला, इसको जीप से बाहर फेंक दो। रंजीत और घबरा गया और अपनी आंखें बंद कर ली। अब वह विभा को देख तो नहीं सकता था, लेकिन उसके रोम रोम में भय समाया हुआ था। चुपचाप सब कुछ बर्दाश्त करते हुए रंजीत थाने पहुंचा। उसकी स्थिति देखकर दारोगा ने स्वास्थ्य विभाग से डॉक्टर और नर्स की टीम को फोन किया। जैसे तैसे रंजीत को थाने में पहुंचाकर बेंच पर बैठाया गया। दरोगा और पुलिस के सिपाही रंजीत को घेर कर खड़े हो गए थे। उसका भय लेकिन दूर नहीं हुआ था। रंजीत थर थर कांप रहा था। उसके पैर अपने आप हिल रहे थे, सिसकियां धीरे धीरे निकल रही थीं। अचानक रंजीत के कानों में वापस आवाज गूंजने लगी, मानो उसके कान के पास आकर बोला है। एकदम से विभा की आवाज रंजीत के कानों में गूंजी, मेरे साथ चलो रंजीत, जल्दी चलो। रंजीत घबराहट में उठा और लेटकर दरोगा के पैर पकड़कर फिर से चिल्लाने लगा, मुझे बचाओ साहब, वो मुझे मार डालेगी। रंजीत छटपटा रहा था, पागलों की तरह हरकतें कर रहा था। तभी स्वास्थ्य विभाग की टीम थाने में पहुंची। दारोगा को रंजीत मानसिक बीमारी का शिकार लग रहा था। वह केवल इंस्पेक्टर देवराज के इंतजार में थे, क्योंकि रंजीत के द्वारा देवराज को याद किया जा रहा था। दरोगा और पूरा थाने का प्रशासन रंजीत को संभालते हुए परेशान हो चुका था। रंजीत को सिपाहियों ने पकड़ा और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने उसको नींद का इंजेक्शन लगा दिया। चिल्लाते हुए रंजीत कुछ देर में गहरी नींद में सो गया। दरोगा ने स्वास्थ्य विभाग को धन्यवाद देते हुए एक डॉक्टर और नर्स को थाने में रहने का निवेदन किया। करीब आधे घंटे के बाद इंस्पेक्टर देवराज कटनी के थाने पहुंचे। दरोगा ने रंजीत की सारी मानसिक स्थितियां बताई। पुलिस को यह लग रहा था कि रंजीत मानसिक रोगी है। उसी बीच पुलिस को जानकारी मिली कि एक युवक बेहोशी की हालत में सड़क पर मिला है। बटुए में आशीष के नाम का पहचान पत्र मिला है। आशीष रंजीत का मित्र था जो सड़क पर बेहोशी की हालत में मिला। किसी राहगीर ने रात्रि के समय जब आशीष को देखा तो पुलिस को सूचना देकर अस्पताल में भर्ती कराया। इंस्पेक्टर देवराज को मामला पूरी तरह समझ नहीं आ रहा था। वह बस रंजीत के नींद से जागने के इंतजार में थे। वह सबसे पहले आशीष की जानकारी लेने अस्पताल पहुंचे तो आशीष खुद बेहोशी की हालत में अस्पताल में पड़ा हुआ था। रात से सुबह हो गई थी। स्टेशन रेलवे ट्रैक के थोड़ी दूर पर गरीबों की कुछ झोपड़ी बनी हुई थी। वह सुबह से स्टेशन मास्टर के पास पहुंचे और सूचना दी। रात में एक बार किसी लड़की के चिल्लाने की आवाज आई। जब बाहर जाकर देखा तो वहां कोई नहीं था। सारे लोग भय में थे। स्टेशन मास्टर ने बोला, कल गांव की लड़की की लाश रेलवे ट्रैक पर मिली थी। झोपड़ी वालों को यह जानकारी तो थी। सभी ने इस घटना को रेलवे ट्रैक से मिली लाश से जोड़ दिया। पूरे गांव में यह खबर फैल चुकी थी कि विभा मौत के बाद प्रेत बन चुकी है और सभी को परेशान कर रही है। इंस्पेक्टर देवराज ने दरोगा से पूछा कि रंजीत नींद से कब तक उठेगा। दारोगा ने बताया, इंजेक्शन का असर 10 घंटे तक रहेगा। देवराज रंजीत के उठने की प्रतीक्षा करने लगा। सुबह रंजीत की नींद खुली तो उसने देखा सामने इंस्पेक्टर देवराज बैठे हुए थे। इंस्पेक्टर देवराज को देखते हुए रंजीत घबरा गया और बार बार एक ही शब्द बोलने लगा, सर मुझे बचा लीजिए, विभा मुझे मार डालेगी। देवराज ने बोला, क्या बकवास कर रहे हो तुम? विभा की लाश रेलवे ट्रैक पर मिली है और उसका अंतिम संस्कार मेरे सामने हुआ है। वो तुम्हें कैसे मार देगी? रंजीत बोला, साहब मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। मैंने और मेरे दोस्त आशीष ने विभा का
भयानक कटा हुआ चेहरा देखा है जो मेरी आंखों से ओझल नहीं हो रहा है। साहब, अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो आप आशीष को बुलाकर पूछ लीजिए, क्या पता विभा ने उसको जिंदा छोड़ा है या नहीं। इंस्पेक्टर देवराज ने बोला, तुम्हें जानकर खुशी होगी कि तुम्हारा मित्र आशीष अभी तक जिंदा है और बेहोशी की हालत में अस्पताल में भर्ती है। यदि तुम दोनों मित्र अपनी जान की सलामती चाहते हो तो अभी भी वक्त है। तुमने जो गुनाह किया है उसको कबूल कर लो। रंजीत बोला, साहब, कबूलनामा के लिए ही आपको बुलवाया है, लेकिन मैं अपना जुर्म कबूल कर लूंगा, लेकिन आपको मुझे विभा से बचाना होगा। वो मुझे अपने साथ ले जाना चाहती है। देवराज ने बोला, तुम्हारी कहानी पर मैं विश्वास नहीं करता, लेकिन इतना जरूर वादा है कि अगर तुमने सच बोला, इस दुनिया की हर ताकत से मैं तुम्हें बचा लूंगा। अगर तुमने सच बोला और अपनी गलती का प्रायश्चित कर लिया तो शायद तुम बच सकते हो। इसके अलावा तुम्हारे पास कोई विकल्प नहीं है। रंजीत बोला, ठीक है साहब, मैं आपको सारी सच्चाई बताने को तैयार हूं। रंजीत ऐसी परिस्थितियों का सामना कर रहा था कि उसने इंस्पेक्टर रंजीत को सारी सच्चाई बताने में ही अपनी भलाई समझी। सच बताते हुए रंजीत बोला, साहब, मैं स्वीकार करता हूं कि मैं स्वभाव का रसिक व्यक्ति हूं। मेरे संबंध बहुत सी लड़कियों के साथ जुड़े हुए थे, जैसा कि आपको गांव वालों और विभा के परिवार से जानकारी प्राप्त हुई। विभा मेरे पड़ोस में रहती थी। मैंने कभी भी विभा को दूसरी नजरों से नहीं देखा था, लेकिन विभा के हृदय में मेरे लिए प्रेम की ज्योति जल रही थी, यह मुझे पता नहीं था। जब विभा ने स्वयं मुझे गांव में अकेला पाया तो अपना प्रस्ताव मेरे समक्ष रखा, क्योंकि मेरा चरित्र मैंने आपको स्पष्ट कर दिया। इसी प्रकार का था मेरे द्वारा विभा के प्रस्ताव को स्वीकार किया गया। लेकिन मैंने सोचा था प्यार के दो बोल बोलकर यह रिश्ता कुछ दिनों तक रहेगा। लेकिन विभा मेरे जीवन में पहली वो लड़की थी जो मेरे प्रेम में पूरी तरह पागल हो गई थी। विभा से मेरे हर प्रकार के संबंध थे। मैं केवल उसका उपयोग कर रहा था कि आज नहीं तो कल मैं उससे पीछा छुड़ाने में सफल रहूंगा, जैसे मैंने बाकी लड़कियों के साथ किया। लेकिन विभा सभी लड़कियों से अलग थी। वह मेरे हाथ धोकर पीछे पड़ गई थी और किसी भी परिस्थिति में मुझसे विवाह करना चाहती थी। विभा के परिवार, मेरे परिवार और पूरे गांव में यह खबर आग की तरह फैल चुकी थी। विभा के परिवार और मेरे परिवार में बहुत बार सामाजिक विवाद ने भी जन्म लिया। विभा की पूरी तरह हट थी कि वह मेरे अलावा किसी और से विवाह नहीं करेगी। मैं भी गांव में रहते मानसिक रूप से परेशान हो चुका था। मेरे पास कोई विकल्प नहीं था, इसलिए मैं नौकरी की तलाश में गांव से बाहर निकल गया। कटनी की माइंस खदानों में मुझे एक छोटी सी नौकरी मिल गई। मैं कटनी में किराए के मकान में रहने लगा। मुझे लगा शायद दूर होने से विभा मुझे भूल जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मैंने अपना फोन नंबर भी बदल दिया था, लेकिन विभा ने मेरे गांव के मित्र से मेरे कटनी वाले घर का पता ले लिया और घर वालों से लड़ झगड़ कर मेरे मकान आ पहुंची। मैंने विभा को झूठा दिलासा दिया कि मैं उससे ही विवाह करूंगा और विभा मेरे पास किसी बहाने से आती रहती और मैंने विभा का सिर्फ उपयोग किया। विभा से मेरे शारीरिक संबंध भी थे। समय बीत रहा था। स्वभाव के अनुसार मेरे जीवन में एक नई लड़की आई जिसे मैं पसंद करने लगा। अब किसी तरह मैं विभा से पीछा छुड़ाना चाहता था, लेकिन वह मेरे जीवन में गोंद की तरह चिपकी हुई थी। विभा मेरे पड़ोसी आशीष से बहुत अच्छी तरह परिचित थी। आशीष का जन्मदिन था। विभा उस दिन कटनी आई। आशीष का जन्मदिन मनाया। मैंने और आशीष ने पार्टी की। विभा के हट्ठी और उग्र स्वभाव की वजह से उसके घर वालों ने भी उसको स्वतंत्र करके रखा था। उससे कोई ज्यादा सवाल जवाब नहीं करता था, क्योंकि परिवार वालों को सामाजिक डर था जिसका विभा फायदा उठा रही थी। रात का वक्त था। विभा से मैंने वापस घर जाने को बोला। आशीष ने शराब ज्यादा ली थी, इसलिए उसको कोई होश नहीं था। मैंने विभा को मोटरसाइकिल में विभा को बैठाया और कटनी से निवाड़ी तक छोड़ने को कहा। विभा तैयार थी। मेरे पास नींद की 10 गोलियां रखी हुई थी, जिन्हें मैंने पीस कर रख लिया था। रास्ते से मैंने एक फ्रूटी की बोतल ली और नींद की गोलियों का चूर्ण बोतल में मिला दिया। जब हम दोनों निवाड़ी के समीप पहुंच रहे थे, तब सुनसान रेलवे ट्रैक की पास की जगह देखकर मैंने विभा से बोला, कुछ देर यहाँ रुकते हैं, फिर मैं तुम्हें वापस गांव छोड़ दूंगा। विभा को कोई आपत्ति नहीं थी। कुछ देर विभा से बातें करते हुए मैंने उसको फ्रूटी की बोतल दी। बातों ही बातों में वह फ्रूटी की बोतल पीने लगी। बहुत सारी नींद की गोलियां होने की वजह से विभा बहुत जल्दी बेहोशी की हालत में आ गई। कुछ देर में वह पूरी तरह बेहोश थी। हम दोनों रेलवे ट्रैक के किनारे थे। मौका देखते ही मैंने ट्रेन के आने का इंतजार किया। जब मुझे दूर से आती हुई ट्रेन दिखी तो मैंने विभा को अपने कांधे में उठाया
और ट्रैक पर डाल दिया। विभा के नजदीक ट्रेन आ रही थी जो कि एक मालगाड़ी थी। मुझे विभा से मुक्ति मिलने वाली थी। ट्रेन विभा के नजदीक आई और उसको कुचलते हुए आगे बढ़ गई। विभा के टुकड़े टुकड़े हो चुके थे मेरी आंखों के सामने और मुझे सुकून मिल रहा था। किसी तरह मुझे विभा से मुक्ति मिली थी। इंस्पेक्टर देवराज का सारी बातें सुनकर खून खौल रहा था। किस निर्दयता के साथ रंजीत ने विभा की हत्या की, यह सुनकर ही देवराज ने उसको पीटना शुरू कर दिया। देवराज इतनी बुरी तरह रंजीत को मार रहे थे मानो कि इंस्पेक्टर देवराज के हाथों से रंजीत की हत्या ना हो जाए। यह दृश्य थाने के सिपाही दरोगा सभी देख रहे थे। सभी ने मिलकर इंस्पेक्टर देवराज को संभाला और रंजीत से दूर किया। रंजीत पहले से ही भयभीत था और इंस्पेक्टर देवराज के स्वभाव ने उसके भय को दोगुना कर दिया था। देवराज काबू में नहीं था, लेकिन थाने के कर्मचारियों के लाख समझाने के बाद वह माना और रंजीत के पास जाकर आगे की कहानी पूछी। पहले से ही भय युक्त वातावरण में जी रहे रंजीत ने बोला, साहब आपको सारी सच्चाई बता दी, मुझे मत मारो। इंस्पेक्टर देवराज स्वयं को संभालते हुए बोले, आगे सच्चाई बता नहीं तो इससे दोगुना मारूंगा। रंजीत पहले से भय में था। उसने आगे की कहानी बताई और बोला, विभा की हत्या करने के बाद मैं कमरे में आकर सो गया। मुझे पता था कि विभा की हत्या करने में मुझे सफलता मिल गई है। जब सभी को विभा की मृत्यु की खबर मिल गई, मेरे पास भी फोन आया तो मैंने एक अनजान व्यक्ति की तरह बर्ताव किया। मुझे पता था पुलिस भी मुझसे पूछताछ करने आ सकती है, इसलिए आशीष को सारा पाठ पहले ही पढ़ा दिया, लेकिन वास्तविकता नहीं बताई कि मैंने ही विभा की हत्या की है। कुछ ही समय में आशीष से मेरी दोस्ती गहरी हो गई थी। वह कमरे में पड़ोसी तो था, लेकिन साथ ही मेरा बहुत अच्छा मित्र था, इसलिए मेरे पढ़ाए पाठ के अनुसार ही उसने पुलिस वालों के सामने बयान दिया। इंस्पेक्टर देवराज ने रंजीत को गिरफ्तार कर लिया और थाने में ले जाकर बंद कर दिया। आशीष बेहोशी की हालत से उठ ही नहीं पाया, वह कोमा में चला गया। रंजीत के गुनाह कबूल करने के बाद विभा का साया उसको नहीं दिखाई दे रहा था, लेकिन मन में विभा के साये को लेकर भय बैठा हुआ था। सारे गांव में यह पता लग गया था कि रंजीत ही विभा का हत्यारा है। रंजीत के घर वालों को लगा कि पुलिस से मार खाने की वजह से रंजीत दबाव में गुनाह कबूल कर रहा है। जब घर वालों को पता चला कि रंजीत ने खुद गुनाह कबूल किया है, तो घर वाले भी कुछ नहीं कर पाए। रंजीत ने किसी से भी मुलाकात करने को मना कर दिया था। यह बहुत चर्चित मामला बन गया था। दूसरे दिन विभा की हत्या की खबर अखबारों के मुख्य पृष्ठ पर छपी हुई थी। इंस्पेक्टर देवराज को सभी ओर से बहुत सम्मान मिल रहा था, लेकिन असली कहानी कुछ और थी। देवराज ने यह मान लिया था कि रंजीत की मानसिक स्थिति बिगड़ चुकी है, इसलिए उसने अपना गुनाह कबूल किया। विभा के पूरे परिवार को लोगों की सहानुभूति मिल रही थी। सभी सदस्यों ने पुलिस प्रशासन को धन्यवाद दिया, लेकिन विभा का न्याय अब भी बाकी था। पुलिस अधीक्षक ने देवराज को मौका स्थल पर आरोपी रंजीत को ले जाने को कहा। मौके पर वारदात की पूछताछ और नजरी नक्शा बनाकर न्यायालय में पेश करने के आदेश दिए। इंस्पेक्टर देवराज ने मौके पर रेलवे की टीम को आने की सूचना दी। वारदात स्टेशन से कुछ दूरी पर घटित हुई थी। पुलिस आरोपी रंजीत को हथकड़ी लगाकर मौके पर पहुंची। रंजीत हत्या वाले दिन की सारी घटना पुलिस को बता रहा था। वह पटरी पर खड़ा हुआ था और पुलिस रेलवे की टीम उसको घेर कर खड़े हुए थे। इतने में दूर से एक ट्रेन आ रही थी। सभी सिपाही और इंस्पेक्टर देवराज ट्रैक से दूर हुए। एक सिपाही जिसने रंजीत को पकड़ा हुआ था, उसको किसी ने जोर से धक्का दिया। रंजीत पटरी से उतरना चाह रहा था, लेकिन ऐसा लग रहा था मानो किसी ने उसको जोर से पकड़ रखा है। उसने अपने शरीर की पूरी ताकत लगा दी, लेकिन वह कदम आगे नहीं बढ़ा पा रहा था। एक्सप्रेस ट्रेन थी जिसका रुकना स्टेशन पर नहीं था। तेज गति से ट्रेन रंजीत की ओर बढ़ रही थी। सारे सिपाही और इंस्पेक्टर देवराज रंजीत की तरफ दौड़े। सारे पुलिस वालों ने अपनी पूरी शक्ति लगा दी। रंजीत के मुख से आवाज तक नहीं निकल रही थी, जैसे किसी ने उसका मुख हाथों से दबा रखा हो। वह सिर्फ खड़ा हुआ था, अपने शरीर की कोई प्रतिक्रिया नहीं दे पा रहा था। चीखने का पूरा प्रयास कर रहा था, लेकिन चीख नहीं पा रहा था। अपनी जान बचाने के लिए सभी पुलिस वाले पटरी से कूद गए और देवराज को एक तेज हवा के झोंके ने धक्का दिया। ट्रेन एकदम रंजीत के नजदीक पहुंच गई और कुछ ही देर में रंजीत की जोरदार चीखें निकल चुकी थी, क्योंकि ट्रेन रंजीत को कुचलकर तेजी से आगे बढ़ चुकी थी। देवराज ने इस भयानक हादसे को अपनी आंखों से देखा, जिसके बहुत से गवाह थे भूत प्रेतों पर विश्वास नहीं करने वाले। देवराज को दूसरी दुनिया और उसकी शक्ति पर भरोसा हो गया था। विभा का बदला पूरा हो चुका।
रंजीत को उसके गुनाहों की सजा स्वयं विभा ने दी। इंस्पेक्टर देवराज यदि अकेले होते तो उनकी बात पर कोई विश्वास नहीं करता, लेकिन रेलवे विभाग और सिपाहियों की सारी बातें जब पुलिस अधीक्षक ने सुनी तब उनको विश्वास हुआ। पुलिस अधीक्षक ने सभी को आत्महत्या का प्रकरण तैयार करवाने को कहा, क्योंकि न्यायालय भूत प्रेतों पर भरोसा नहीं करती। चारों तरफ पुलिस की वाहवाही हो रही थी। इंस्पेक्टर देवराज को लोग सलाम ठोक रहे थे। बड़े बड़े सामाजिक लोग और नेता प्रशासन को बधाइयां दे रहे थे। रंजीत की हत्या या आत्महत्या से किसी को कोई लेना देना नहीं था। इंस्पेक्टर देवराज सारी सच्चाई जानते थे, लेकिन किसी को सच बताने में वह स्वयं हंसी के पात्र न बन जाए, इसलिए वह शांत रहे। विभा का बदला पूरा हो चुका था। इंस्पेक्टर रंजीत ने विभा को धन्यवाद दिया और ईश्वर से उसकी आत्मा की शांति के लिए रेलवे ट्रैक के समीप पूजा पाठ करवाया, जिसमें विभा के परिवार वाले भी सम्मिलित थे। अब रेलवे ट्रैक के पास से किसी लड़की के रोने चिल्लाने की आवाजें नहीं आ रही थी। विभा की आत्मा को शांति मिल चुकी थी। दोस्तों, भूतिया रेलवे ट्रैक की कहानी यहीं खत्म होती है। तो आपको कहानी कैसी लगी कमेंट में बताएं, और अगर आपके साथ कोई ऐसी घटना घटी है तो हमसे शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।